तो जेफरसन की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत मशहूर डेमोक्रेसी है, ठीक है। लीगल स्टेटस अगर उसका आपने देखना हो कि जेफरसन का कितना स्टेटस है, कितना उसका असर और रसूख है अमेरिकन पॉलिटिशियन में, तो आप ये कह सकते हैं कि ही इज़ नेक्स्ट टू द इब्राहम लिंकन, ठीक है। इब्राहम लिंकन का हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, तो थॉमस जेफरसन का भी इसी तरह नाम है। उस लेवल का तो नहीं है, सारी बात है, लेकिन इसने अपने मुल्क को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने मुल्क में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए अपने आइडियाज़ के थ्रू, ठीक है, इसने और वेस्ट वाली साइड पे जो अमेरिका की रियासतें रहती थी उस तरफ ज़्यादा उसने अमेरिका को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि अपनी जो ज़्यादा टेरिटरी पड़ी है उसको बढ़ाया जाए, पॉपुलेशन को उस तरफ मूव किया जाए, ठीक है। उस तरफ पहाड़ और दरिया वगैरह जो है उनका भी इस्तेमाल किया जाए, उनको अपने इस्तेमाल में लेके आया जाए। तो ये सारे काम करने वाला था थॉमस जेफरसन, ठीक है। तो सबसे पहले वो हाउस ऑफ बर्गीज जो कि कॉलोनियल पीरियड में बना था, जब ब्रिटिश थे उस टाइम उसका मेंबर था 1767 में जेफरसन, ठीक है। पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो मीटिंग होती है स्टेट्स की, उसका भी वो हिस्सा था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जब आती है, जब अपना ये आज़ादी डिक्लेयर करते हैं अमेरिकन, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, इन दोनों कमेटीज़ में भी थॉमस जेफरसन था, ठीक है। पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी था अमेरिका का, ठीक है। जब जॉर्ज वाशिंगटन प्रेसिडेंट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे हमारा वजीर खारजा होता है, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। तो वो थॉमस जेफरसन था, उन्होंने अच्छा बंदा है, कॉम्पिटेंट बंदा है, कॉम्पिटेंट सीट पे लगाया था। और वाइस प्रेसिडेंट था ये जॉन एडम्स का, जो दूसरा प्रेसिडेंट था उसका वाइस प्रेसिडेंट था थॉमस जेफरसन, ठीक है। और वैसे तरतीब वाइज ये अमेरिका का तीसरा प्रेसिडेंट बनता है। जॉर्ज वाशिंगटन 8 साल के लिए रहा था प्रेसिडेंट, और जॉन एडम जो है वो 4 साल के लिए एक टर्म रहे हैं, ठीक है। और थॉमस जेफरसन जो है ये भी 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहते हैं। इसकी डेमोक्रेसी क्यों फेमस है, ठीक है, उसके पॉइंट्स आप लिख लें। हिज डेमोक्रेसी बिलीव्ड एंड फेथ इन कॉमन मैन, अब सिंपल पॉइंट लिखते हैं, फेथ इन कॉमन मैन, फेथ इन लाइजिस फेरे थ्योरी इकोनॉमी। लाइजिस फेरे इकोनॉमी आपको बताया था, वो इकोनॉमी होती है जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है। शहरी आज़ाद होते हैं अपनी ट्रेड को, अपने गुड्स को मूव करवाने में, उन्हें सेल परचेज करने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, और रियासत उसमें ज़्यादा अमल दखल नहीं देती। लाइजिस फेरे इकोनॉमी थ्योरी। रूरल डेमोक्रेसी भी कहा था कि जो शहर वाली आबादी है वो तो डेमोक्रेसी में हिस्सा लेती है, लेकिन जो गांव वाले लोग हैं, देहाती लोग हैं, इन लोगों की भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए, ठीक है। और इकोनॉमी कहता था इतनी सिंपल होनी चाहिए कि हर बंदे को समझ आ सके आप किस तरह के उन पर टैक्स लगा रहे हैं, क्यों टैक्स लगा रहे हैं, और उनका टैक्स का पैसा किस जगह पे जाके इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो आम बंदा, सारी बात है, इन बातों से ज़्यादा खुश होता था, तो इसलिए जेफरसन की डेमोक्रेसी ज़्यादा मशहूर थी। कह रहा था कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ना, वफाकी गवर्नमेंट होती है, उसके पास पावर कम होनी चाहिए, जो स्टेट्स हैं उनके पास पावर ज़्यादा होनी चाहिए। किसी स्टेट के पास ज़्यादा पोटेंशियल होती है, ज़्यादा मूव कर सकती है, किसी के पास एग्रीकल्चर इकॉनमी है, किसी की इंडस्ट्रियल बेस करती है, तो सब डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, स्टेट जो गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से स्टेट के लोगों की देखभाल कर सके, उनको जो है इकॉनमी को, ट्रेड को बढ़ा सके, ठीक है। तो नेशनल गवर्नमेंट वीक होनी चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए गवर्नमेंट के, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। स्लेवरी के भी अगेंस्ट था कि स्लेव्स नहीं होने चाहिए, सारी बात है। जो अफ्रीकन आ गए हैं इधर, उनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, उनको वोट का हक देना चाहिए, लेकिन इसके खिलाफ ये खुल के लड़ा नहीं, लड़ा जाके फिर इब्राहम लिंकन, जब सिविल वार होती है। सिविल वार बेसिकली हुई स्लेवरी पे थी कि गुलामों को ख़त्म किया जाए, अमेरिका से गुलामी को ख़त्म किया जाए, गुलाम कोई नहीं होगा, सारे जो हैं आज़ाद होंगे। अच्छा, आपको पता है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है किसने गिफ्ट किया था अमेरिका को?
फ्रांस ने गिफ्ट किया था। स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो उनका है ना न्यूयॉर्क में लटका हुआ है, वो हाथ में लाइट लेके खड़ी है गोडीज उनकी, ठीक है। तो फ्रांस ने किया था 1889 को, जब अमेरिका की गवर्नमेंट बने पूरे 100 साल हो गए थे, तो उन्होंने एक सेंचुरी मुकम्मल होने पे उनको गिफ्ट किया था। 1789 को पहली गवर्नमेंट बनी ना, ठीक है। तो इसी तरह 1889 को उन्होंने फिर गिफ्ट किया। जारी बात है वो उनके रेवोल्यूशन को भी 1 साल हो चुका था। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, तो 1889 में उनका। और जुडिशरी को वो कह रहा था कि जैसे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट और असम्बलियाँ करती है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। जुडिशरी के लिए कोई और अलग से सेटअप बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सारी बात है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी का जज ले आता था, तो कहता था कि इस सिस्टम को भी बेहतर करना चाहिए। तो ये तो थी डेमोक्रेटिक स्टेप्स जेफरसन की, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, सारी बात है, सबसे उस टाइम बड़ा मसला जो मुल्क को था वो इकॉनमी का ही चल रहा था, ठीक है। तो पहले जेम्स हैमिल्टन था जो फाइनेंस मिनिस्टर था, तो अब आ जाता है गैलाटिन, जब थॉमस जेफरसन प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है। GALLATIN। ये क्या करता है, फिर टैक्सेस को कम करना शुरू करता है। हैमिल्टन ने तो ज़्यादा टैक्स लगाए थे, उसने कहा था कि हमने अपने मुल्क का कर्जा भी उतारना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फिर टैक्सों को वाम को कम करना शुरू करता है। इसी वजह से जेफरसन को वाम ज़्यादा पसंद करती थी फिर, ठीक है। जिसका वज़ीर ख़जाना जो गैलेटन था, उसने टैक्स अवाम पे कम लगाना शुरू किए। सारी बात है, टैक्स कम लगाना शुरू किए, तो बाकी जो जितनी कमोडिटी वो यूज़ करते थे उसमें भी कमी आना शुरू हुई, ठीक है। और नेशनल डेप्ट जो था इनका कर्जा, उसमें भी कमी लेके आया ये। अपनी सारी बात है, ट्रेड भी चलाई, इकॉनमी को बेहतर किया, एग्रीकल्चर को, इन चीज़ों के साथ, बाकी मुल्कों के साथ, यूरोप के साथ मेन ट्रेड थी, ठीक है। डिफेंस के बजट को कम किया। पहले उन्होंने कहा डिफेंस का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था, तो जो डिफेंस का बजट है ना, इसको कम कर दिया जाए। उसको $3 मिलियन से लेके उसने 1.5 मिलियन कर दिया, यानी कि 50% बजट बिल्कुल कट कर दिया। जब वो वाला बजट कट किया, तो उसी वजह से उन्होंने अपना मुल्क का कर्जा उतारना शुरू किया, और लोगों पे टैक्स भी कम रहा, ठीक है। अब बजाय कि वो लोगों को भी टैक्स ज़्यादा करते, अपना डिफेंस का बजट भी बढ़ाते रहते, ठीक है, तो वो अपना मुल्क का कर्जा नहीं उतार सकते थे। तो ये गैलेटन के स्टेप से जो वो लेता है, अकाउंटिंग सिस्टम लेके आता है, ठीक है। अकाउंट्स के डिपार्टमेंट्स अपने लेके आता है, अकाउंटिंग का सिस्टम प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद लिजोनिया परचेज। लिजोनिया स्टेट है अमेरिका की, ठीक है। तकरीबन $1.50 करोड़ में उस टाइम ये खरीदते हैं ये, और ख़रीदते किससे हैं, फ्रांस से। फ्रांस को दे दी थी स्पेन ने, ठीक है। तो फ्रेंच से ये ख़रीदते हैं जाके कि हम इतने पैसे ले लो और ये स्टेट जो है ये हमें दे दो, हमारा मुल्क का जो एरिया बढ़ेगा, जारी बात है, और काफ़ी ज़्यादा मूव कर सकेंगे, वेस्ट की तरफ और भी आएंगी, ठीक है। तो उसके लिए भी बजट ये करते हैं, खुद पैदा करते हैं, थॉमस जेफरसन की जो गवर्नमेंट होती है। और उसके बाद नेक्स्ट ये शुरू करते हैं लिवाइस एंड क्लार्क एक्सपीडिशन। बेसिकली ये था, इसके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, LEWIS, लिवाइस एंड क्लार्क, CLARK एक्सपीडिशन। इनको 1803 में थॉमस जेफरसन भेजता है कि आप वेस्ट वाली साइड पे जाओ, ठीक है, उधर चेक करके आओ जियोग्राफी कैसी है, ठीक है, उधर कौन कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं, एग्रीकल्चरल इकॉनमी उस तरफ ज़्यादा मूव करेगी, ठीक है। जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर उधर इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है तो इंडस्ट्री लगाते हैं, यानी कि उसने मुकम्मल सर्वे के लिए इन लोगों को भेजा था, ठीक है। तो ये 3-4 साल जाते हैं, सर्वे करते हैं, उधर की फिर आगे रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। उधर का इकोसिस्टम, माउंटेन क्लाइमेट सिस्टम, उधर की जो ज़मीन थी उसका सर्वे करते हैं कि इधर हो क्या क्या सकता है, ठीक है। तो इसके बदले में फिर वो कुछ
स्टेट्स को अपने अंदर और मिला लेते हैं, मतलब कि उनको देखते हैं कि इतना एरिया इसमें डिवाइड कर लिया जाए, इतनी इसकी बाउंड्री हो, एक नई स्टेट आ सकती है, वहाँ पे पॉपुलेशन मूव कर दी जाएगी। कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? इंडियाना स्टेट, मिसिसिपी स्टेट, इलोनियस एंड अल्बामा स्टेट। मुझसे पूछो कौन सी रहेगी? इंडियाना हो गया, मिसिसिपी, इलोनियस, अल्बामा। कुछ रह भी गया कोई बात नहीं, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, नोट्स में दिया हुआ है सारा, मैं आपको उसी तरह ना ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे थॉमस जेफरसन की डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीबिया के साथ इनकी वार होती है। लीबिया का कैपिटल है ट्रिपोली, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में अक्सर आ जाता है। तो उसको कहते हैं ट्रिपोली वार या वार विद ट्रिपोली। इसको बारबरे पायरेट्स भी कहते हैं। 3-4 नामों से वो आपको इस पे नोट्स दे सकता है 10 नंबर का, ठीक है। बारबरे, BARBARY, बारबरे पायरेट्स। पायरेट्स से आपको पता चल गया होगा कि जो समुद्री डाकू होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे था एक पाशा लीबिया का, ठीक है, वो गैंग था उनका पूरा। तो मैं जितने जहाज़ वगैरह जाते थे वो उनको लूट लेते थे, काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते थे उनका। तो अमेरिकन की गवर्नमेंट जाती है उनके साथ, जाके ना पाशा के साथ जाके एग्रीमेंट करने की कोशिश करती है कि हमसे कुछ थोड़ा बहुत भत्ता ले लिया करो, ठीक है, हमारी ट्रेड को आप लोग डिस्टर्ब ना किया करो। तो वो पैसे भी ले लेता है और इसके बावजूद भी उनके जो है ना पायरेसी करने से या उनके शिप लूटने से बाज नहीं आता पाशा जो होता है। तो उसके साथ फिर अमेरिकन की जंग होती है और अमेरिकन उसे मार देते। उसकी गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करती है, जाके अपोजिशन जो होती है ना उसकी, उनको ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और पाशा की गवर्नमेंट ही ख़त्म हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। और जब पाशा की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, नई गवर्नमेंट आती है, नई गवर्नमेंट को सपोर्ट ही अमेरिका ने किया था। तो वो अमेरिका कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी ट्रेड को या आपके जो जहाज़ होंगे उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो काम ये अमेरिका ने बहुत पहले से शुरू कर दिया था कि जो मुल्क उसकी बात नहीं मानता था, अपोजिशन को लेके आता है, ठीक है, पावर में, उसका तख्ता उलट देता है, अपोजिशन को पावर में ले आता है और फिर अपनी मर्जी करना शुरू करता है। पनामा कनाल या साउथ के बहुत सारे कंट्रीज हम उनको स्टडी करेंगे, उनमें भी अमेरिका की यही पॉलिसी रही है। पनामा कनाल भी ऐसी बनी थी, ठीक है, वो मान नहीं रहे थे जो गवर्नमेंट, वो उस गवर्नमेंट को गिरा दिया, नई गवर्नमेंट ले आया, ठीक है। और 1805 में जाके फिर ये ट्रीटी होती है इनकी, वार ऑफ ट्रिपोली जो थी। जाहिर बात है जो जंग शुरू होती है वो किसी मुआहदे पे जाके ख़त्म होती है। तो इसको एंड किया था 1805 में जो ये ट्रीटी हुई, ठीक है, कि जो अमेरिका ने बंदे पकड़े हैं उनको छोड़ेगा, जो मारे हैं, ठीक है, उनके जो घर वाले हैं, फैमिली है, उनको पैसे देगा अमेरिका, ठीक है। और उसके बाद जो अमेरिका ने कहा कि हम जो सालाना भत्ता देते थे ना, फिर कि हमारे जहाज़ों का ना लूटो, वो भी फिर आज के बाद ख़त्म हो, ठीक है। तो एक फ्रेंडली रिलेशन जो है वो आपस में डेवलप होना शुरू हो गया। 1905 में था, 1805, ठीक है। और इस वार के बाद जो गैलेटिन ने कहा था कि अपना डिफेंस का बजट कम कर दें, ठीक है, तो उनको डिफेंस का बजट बाद में बढ़ाना पड़ गया। उनके पास एक ये बहुत बड़ी रीज़न आ गई थी कि जारी बात है कि वार तो हो चुकी है, अगर हम नहीं किसी से लड़ रहे तो दूसरा तो लड़ रहा है ना हमारे साथ, तो डिफेंस का बजट ज़रूरी है। तो बजट अपना फिर वो बढ़ाते हैं ज़्यादा। तो एक आता है हैमिल्टन बुर डुअल या कॉन्स्पिरेसी। हैमिल्टन जो कि पहला वज़ीर ख़जाना था, ठीक है, HAMILTON, हैमिल्टन, बुर BURR, कॉन्स्पिरेसी। ये दोनों बंदों की ना, एक हैमिल्टन है, दूसरा बंदा है बुर, ठीक है, इन दोनों की आपस में पता नहीं किस बात पे लगती थी। जैसे कहते हैं ना, इट कुत्ते दा वैर सी, बहुत ज़्यादा इनकी आपस में लड़ाई थी।
ठीक है। तो जेफरसन का जब प्रेसिडेंट बना उस टाइम उसका मुकाबला था बुर के साथ, तो असम्बली में वोट बराबर हो गए, हैमिल्टन का आखिरी वोट था, तो हैमिल्टन ने जाके जेफरसन को वोट डाल दिया। वो बुर को वोट डाल देता तो इसने प्रेसिडेंट बन जाना था, ठीक है। तो वहाँ से बोरिस से नाराज़ हो जाता कि यार इसने मुझे वोट नहीं डाला, जेफरसन को वोट दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि बुर सारी बात है वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, थॉमस जेफरसन जब प्रेसिडेंट था। और उसके बाद ये अपनी न्यूयॉर्क स्टेट का गवर्नर के लिए दौड़ में आता है, अपने कागजात जमा करवाता है कि मैं न्यूयॉर्क का गवर्नर बनूंगा, बुर जो है। तो हैमिल्टन जाके पब्लिक प्लेसेस पे इसके खिलाफ जो है कंपेन शुरू कर देता है फिर कि जी ये ईमानदार बंदा नहीं है, इसके करैक्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसको पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडे करता है हैमिल्टन इसके खिलाफ, ठीक है। तो गवर्नरशिप की जो सीट है वो भी बुरा आ जाता है। हैमिल्टन की जो है जारी बात है पूरी पूरी कॉन्स्पिरेसी करता है, प्रोपेगेंडा करता है इसके खिलाफ। तो ये फिर चैलेंज करता है हैमिल्टन को बुर जो है कि मेरे साथ ना खुले मैदान में आके मुकाबला कर, जैसे अक्सर कह नहीं देते मैदान होगा आके हाथापाई करते हैं, 1-on-1 लड़ाई कर लेते हैं, जो जीता है वो इस तरह, ठीक है। तो इस तरह का मुकाबला होना था एक, तो उसको कहते हैं डुअल, DUEL, यानी कि दो मुकाबले आमने सामने जो मुकाबला होगा, ठीक है। इसके पास भी पिस्टल था, उसके पास भी पिस्टल था। उन्होंने कहा जब आपको गो कह दिया जाएगा आपने गोली चलानी है, जो पहली गोली चला देगा, ठीक है, जो मर गया वो हार गया, सारी बात है, जो जिंदा बच गया वो जीत गया। तो इनको आमने सामने खड़े कर देते हैं, पूरा एक मैदान लगता है। तो बुर जो है वो गोली पहले चला देता है, ठीक है, और हैमिल्टन की वहाँ पे जान ले लेता है, और हैमिल्टन जो है उसकी डेथ हो जाती है, सारी बात है। और बदले में क्या होता है, बुर जो है पूरे मुल्क में फिर कातल मशहूर हो जाता है, मजीद बद से बदनाम बुरा, ठीक है। पहले ही उसकी किस्मत सही नहीं चल रही थी, तो उसने हैमिल्टन को कत्ल करके मजीद अपनी रही सही जो थोड़ा बहुत उसका नाम बचा हुआ था, जो रैपो थी, वो भी उसने खराब कर लिया, ठीक है। तो सारी बात है, इसको माफ़ कर दिया जाता है। जॉन मार्शल जो होता है वो ट्रायल करता है, वो कहता है देखो चैलेंज हुआ था, ये तो एक ने मरना था एक ने बचना था, तो इस पे सारी बात है कत्ल का ये तो नहीं बनता, उसको फिर छोड़ दिया जाता है कि चलो ठीक है आप विनर हो। लेकिन वो यहाँ से फिर बुर का जो है पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल एंड हो जाता है, ठीक है। सारी बात है पहले इतनी बदनामियाँ उसके साथ जुड़ी हुई थी, फिर उसका हैमिल्टन का कत्ल भी उसके साथ आ गया, तो उसका जो है रह जाता है बिल्कुल कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर।